तो क्या ये वैक्सीन इन्फेक्शन से बचने के लिए लगाना चाहिए या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये वैक्सीन लगाना चाहिए? देखिए 100% ये जो टीकाकरण है ये एक सुरक्षा कवच है। विवेक आज अगर खुद जीवित होते भी तो इस तरह के सामाजिक विचार को वो बढ़ावा नहीं देते। ये हम विवेक जी से कर रहे हैं। जो भी लोग इसे जोड़कर बात कर रहे हैं ये विवेक जी के विचारधारा और उनके उसूलों के प्रति अन्याय कर रहे हैं। इसलिए देखिए एक सामाजिक विचारक एक सामाजिक चिंतन के संदेश को व्यक्त कर रहे हैं, इसका एक गलत मतलब निकालना मतलब एक डॉक्टर के रूप में मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसलिए वैक्सीन और उनकी मृत्यु का कोई संबंध नहीं है। टीका कराने पर क्या मुझे कोरोना नहीं होगा? देखिए इस विषय को ये जो टीका जो है वो मैक्सिमम कोरोना के जो आघात है उसे पूरी तरह कम कर देता है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास ही है ये मुकाम हासिल हुआ है। दूसरे देश अगर हमारी सराहना कर रहे हैं तो बस एक ही कारण है, इतने कम समय में एक परफेक्ट वैक्सीन को पहले डेराइव करके सभी लोगों को जारी कराने वाला पहला देश भारत है। पहली लहर को उत्तम तरीके से संभालने में इंडिया से सक्षम और कोई देश ही नहीं है। लोग डर रहे हैं कि आप वैक्सीन लेने के बाद बीमार हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं और ऐसे ही अन्य लक्षण महसूस कर रहे हैं। ऐसा हमने बहुत लोगों से सुना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए ये वैक्सीन जो है उसे लेने के बाद अगर हम थकावट महसूस कर रहे हैं, जलन महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वैक्सीन काम कर रही है। अगर आप कोरोना से डरते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए। अब पहली और दूसरी लहर के बीच क्या अंतर है? उनका कहना है कि कोरोना म्यूटेशन हुआ है, यहाँ तक कि अब बच्चे भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। चूँकि आप बाल कल्याण उद्योग के सदस्य हैं। 100% कोरोना जो है भारत में नियंत्रण से बाहर नहीं हुआ है। देखिए बच्चों को ये बीमारी हो रहा है, ऐसा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सभी मामलों में बच्चों में जो अक्सर होता है वो है बुखार, दस्त और बहुत ही कम मामलों में बच्चों को सांस लेने की तकलीफ होती है, बहुत मामूली। अगर सोशल मीडिया पर कुछ दिखाई देता है तो हमें उसके प्रभाव को जानने के बाद उसे फॉरवर्ड करना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि ओ अच्छा ये घटना घटी है तो हम उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, या फिर अपने जान पहचान के लोगों से बात करते हैं कि ऐसा कुछ घटना हुआ है और इसके आगे हमें क्या करना है। लेकिन सही मायने में 90% जो चीज है उसे घुमाकर और मन गढ़ंत करके कहा जा रहा है। क्या कॉर्पोरेट्स वैक्सीन की बिक्री में रणनीति लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसलिए वे दावा कर रहे हैं कि संख्या इतनी अधिक है? एक विचार ये भी है कि वर्तमान केंद्रीय सरकार ठीक यही कर रही है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पहले लहर में माननीय प्रधानमंत्री हो या उनके आयोगों या फिर उनके मंत्रालयों हो, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से संभालने के कारण ही मैं डॉक्टर आरजी आनंद और आप मादेश हमारे बीच हम सामाजिक दूरी बनाकर आज बैठ के बात कर रहे हैं। इसका कारण हमारे प्रधानमंत्री ही है। किस तरह मास्क का उपयोग करना है ये अभी तक बहुत लोगों को ये संदेश पहुंचा नहीं है। देखिए बस इसे पहनना है सुबह एक ड्रेस की तरह, ऐसे बहुत लोग सोच रहे हैं। लेकिन उस मास्क में हाथ लगाना, उसको मोड़कर अपने पॉकेट में डालना, ये सब आधान चैनल YouTube पर नंबर 1 चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। हमें इस प्रत्यक्ष प्रसारण पर एक बार फिर आपसे जुड़ते हुए खुशी हो रही है। हम इस चैनल पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए अगुओं से बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर आरजी आनंद। हमारे पास उनके लिए ढेरों प्रश्न हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार डॉक्टर आरजी। नमस्कार। आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, आप कैसे? एक डॉक्टर के रूप में आप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य हैं। सबसे पहले तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर तरफ आतंक का कारण बन रही है। सरकार बीमारी से निपटने के लिए ढेरों उपाय कर रही है। सबसे पहले क्या आपने टीकाकरण करवा लिया है? मैं एक डॉक्टर होने के नाते अपनी वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुका हूँ। एक डॉक्टर के नाते वैक्सीनेशन कंप्लीट कर दिया और ये जो वैक्सीनेशन मैंने खत्म कर दिया। दोनों डोज लिया, कोवैक्सीन लिया था। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको वैक्सीन को लेकर काफी संदेह है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को आए हुए अब 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, ये हम सबको पता है। उनका कहना है कि दूसरी लहर भी बहुत बड़ी तबाही का कारण बनने जा रही है। लेकिन बहुतों का कहना है कि क्या 1.5 साल या 2 साल पहले वैक्सीन बनाना संभव था? यहाँ तक कि बहुत से डॉक्टरों को भी इसमें संदेह है। कई लोगों ने पूछा कि वे ये एलॉबरेट कॉन गेम क्यों खेल रहे हैं, क्या ये किसी किस्म का धोखा है, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। देखिए यदि अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये जो वैक्सीन है
आपके प्रश्न के दो भाग है। पहला जो है वैक्सीन पर विश्वास की कमी, और दूसरा जो है क्या वैक्सीन संभव ही है। देखिए, आमतौर पर कोरोना एक बीमारी है, तो सबसे पहले मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि वो जाने कि वैक्सीन क्या है। हम में से हर व्यक्ति में संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता और प्रतिरोध होता है। तो जब आप ये वैक्सीन जब लगवाते हैं तो क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं हैं वो अपनी तैयारियों को बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए यदि किसी को कोरोना संक्रमण नहीं है तो ये जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा देता है। मसलन किसी को कोरोना है ही नहीं, जब नॉर्मली उनको जब कोरोना होता है तो यदि वो व्यक्ति टीका लगवाता है तो शरीर में जो टी कोशिकाएं हैं वो सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए विस्तार से कहूं तो फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए रोग पैदा करने वाला कीटाणु कोरोना बाहर से हमारे शरीर में घुसता है। आमतौर पर यूजुअली हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट होता है। रिएक्ट होने पर क्या होता है, बुखार वगैरह ये सब होता है। ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता है जो हमेशा है, उसी प्रतिक्रिया से बुखार होता है। यदि इस तरह की बीमारी किसी को पहले कभी नहीं हुआ है तो प्रतिरक्षा से अधिक मजबूत होकर उससे अनुकूलित करने की कोशिश करता है हमारा ये शरीर। तो जब उसके अनुकूल करने में वो सफल नहीं होता है तो उसका जो परिणाम है वो शरीर नहीं दे सकता है। तो ये जो है, इसे और भी सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझाने के लिए अगर कहूं तो शरीर को एक चीज से परिचित कराना। अब देखिए कोवैक्सीन जो है, तो क्या ये वैक्सीन इन्फेक्शन से बचने के लिए लगाना चाहिए या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये वैक्सीन लगाना चाहिए? देखिए 100% सच्चाई तो ये है कि ये जो टीका है ये चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा है। पहला सवाल है कि वैक्सीन लगाऊं तो मुझे कोरोना नहीं होगा क्या, और इसका जवाब अगर देना है तो वैक्सीन जो है ये निश्चित रूप से ये जो कोरोना की जो गंभीरता है उसको कम करते हैं। देखिए इसे मैं समझाता हूं। देखिए एक नए खून में जो कोरोना वायरस से परिचित नहीं है, शरीर को संक्रमण से लड़कर उससे उबरना पड़ता है। देखिए ये वैक्सीन जो है ये किससे बनी है, ये फॉर्मूला ही बताने जा रहा हूं। ये वैक्सीन क्या है, कोरोना वायरस उसको मारकर उस वायरस का एक विशेष प्रोटीन को बदलकर शरीर में डाल देते हैं। डालने पर जो खून है वो वैक्सीन के लिए अपने आप को तैयार कर लेती है। तैयार होने पर ये जो कोशिकाएं हैं ये सोचती है कि एक नए प्रकार का संक्रमण है और सर दर्द, बुखार और अन्य संकेतों से निपटने के लिए एंटीबॉडीज और प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। तो यदि व्यक्ति ने वैक्सीन की दोनों खुराक लेती है तो हम इसे जीरो कन्वर्शन कहते हैं। 2 डोज के बाद शरीर इसके प्रति सतर्क हो जाता है। तो सतर्क हो जाने पर क्या होता है कि एक व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा और प्रतिरोध दोनों अपने आप आ जाते हैं, कैपेसिटी आ जाती है। आप शायद ये पूछ सकते हैं कि कैपेसिटी अगर नहीं हो तो क्या हो सकता है। देखिए कैपेसिटी के बिना अगर उनका प्रतिरोध करते हैं तो वैक्सीन की बड़ी सफलता, मैं तो ये कहूंगा कि जब कोई बिना तैयारी के कोरोना से संक्रमित होता है तो परिणाम बहुत गंभीर होता है। हर किसी को वैक्सीन लेना चाहिए। केसेस का क्या जहां वैक्सीन लेने के बाद भी लोग संक्रमित हो गए हैं दोनों खुराक के बाद? जरूर ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोरोना अगर हुआ तो उसकी गंभीरता कम होता है। आप किसी भी उदाहरण को ले लीजिए जहां दोनों खुराक लेने के बाद भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए हैं लेकिन गंभीरता बहुत ही कम है। इसका मतलब यह है कि आमतौर पर जब किसी को कोरोना होता है तो उनके HPO2 घटता है, उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्षमता गिर जाती है और फेफड़ा पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाता है। पर जिन्होंने 2 खुराक लिए हैं उन्हें बस 2 दिन के आराम की जरूरत होती है और ऑटोमेटिकली वो आइसोलेशन में जब होते हैं तो और दूसरों तक फैलती नहीं और ठीक हो जाती है। देखिए अभी हमारे लिए जो है जीवन बहुत ही मूल्यवान है और इस मूल्यवान जीवन जो है कोरोना वैक्सीन लेने पर वो उसकी रक्षा करता है। मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कहते हैं। मॉर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर, मॉर्बिडिटी का मतलब है कि रोग की संवेदनशीलता। बचपन में अक्सर हमें अलग अलग बीमारियां होती है, हम ठीक हो जाते हैं। देखिए इस तरह की वैक्सीन जब हम लेते हैं तो उसकी मॉर्टेलिटी जो है वो बहुत कम हो जाता है और मॉर्बिडिटी का मतलब हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो मतलब और दूसरा कोरोना के लिए जो शरीर कवच हम उसको तैयार कर लेते हैं। ये वैक्सीन का फॉर्मूला है। इसे गलत तरीके से प्रदर्शित करके वैक्सीन लगाना, मतलब जैसे आपका दूसरा प्रश्न ये कहा कि वैक्सीन की विश्वसनीयता की कमी है, इसके बारे में था। उन्होंने इस वैक्सीन का विकास 2 साल में कैसे कर लिया? इसका जवाब ये है कि तकरीबन 6 से 10 वर्ष पहले आपकी टेक्नोलॉजी कैसी थी? अगर आपको एक तस्वीर खींचना है और उसे भेजना है तो आप कैसे भेजेंगे? आप क्या करेंगे? एक 6 से 10 साल पहले एक तस्वीर खींचकर आप उसे भेजना है तो क्या करेंगे? इसमें समय बहुत लगता है। हाँ, समय लगेगा। कंप्यूटर सेंटर जाएंगे, तस्वीर को स्कैन करेंगे। अभी आपकी तस्वीर अगर आप भेजना चाहेंगे तो एक ही सेकंड में आप भेज सकते हैं ना, शेयर कर सकते हैं ना। तो टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई है, मानते हैं ना? हाँ जी। मैं इसे इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि चिकित्सा विज्ञान
और प्रौद्योगिकी में इंडिया इस मुकाम पर है और हमें गर्व करने का विषय यह है कि संयुक्त प्रयास मतलब डॉक्टरों और वैज्ञानिकों से ये मुकाम हासिल हुआ है। एक बड़ी उपलब्धि। दूसरे देश जो हैं बस वो इसी विषय के लिए हमारी देश की सराहना कर रहे हैं। इतने कम समय में एक परफेक्ट वैक्सीन को पहले बनाकर और उन्हें सभी लोगों के लिए जारी करने वाला पहला देश इंडिया ही है। उसके लिए पूरी पीढ़ी के लिए उन्हें सलाम करें तो काफी नहीं है। प्रयासों के बाद कोवैक्सीन के बिना भी क्या हमने औषधि और इलाज खोजे थे तो एक दूसरी लहर बिल्कुल नहीं होती। अब ये बहुत बुरा है, क्या ऐसा नहीं है? आपको क्या लगता है? हाँ जरूर। हाँ देखिए, एक चीज आपको अच्छी तरह से समझना है कि पहली लहर में एक देश जिसने इसे अच्छी तरह से संभाला है वो इंडिया है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। इनफैक्ट जब छोटी आबादी वाले देशों को कोरोना के हमले को झेलना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 4 दिशा निर्देश जारी किए थे, यानी कि बार बार हाथ धोएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें और मास्क पहने। इस तरह के कुछ विषयों को कहने के अलावा उनमें से कुछ कानून भी बनाए गए थे। बहुत से, एक दो नहीं लेकिन बहुत से उदाहरण देकर अन्य देश की तुलना में भारत ने इस पहली लहर को बेहतर तरीके से संभाला है। इसे मैं नहीं कह रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र ने खुद ये बताया है। हमारे वैक्सीन, हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए वैक्सीन जो है वो अदर कंट्रीज में आप कह सकते हैं इसे लोकली बनाकर यहाँ बिक्री कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि दूसरे देशों में हमारी जो वैक्सीन है उसकी बड़ी मांग है। वो हमारी वैक्सीन पर डिपेंडेंट है, बहुत ही निर्भर है। सभी लोग भारत से वैक्सीन चाहते हैं, लेकिन भारतीय भय के कारण खुद वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए नहीं लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि लोग आज डर रहे हैं, लेकिन आज तक सबसे कम दिनों में 85 दिनों में 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन का 2 खुराक दिया गया है, वो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा। और ये किसी की जागरूकता के बिना और लोगों के इच्छा के बिना ये हो नहीं सकता। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो ऐसे कई लोग हैं जो लोगों के बीच ऐसी झूठी अफवाहें फैलाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे विषय हैं कि माइट्स एंड ट्रूथ्स ऑफ वैक्सीन, ऐसा एक है। अच्छा। देखिए, वैक्सीन जो है, एक डॉक्टर के नाते, एक चिकित्सक के नाते मैं कहता हूं कि ये वैक्सीन जो है उसे इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जरूर जब अपनी अपनी बारी आती है तो सब लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है वो किस गहराई से इस विषय के बारे में सोचते हैं, इसका एक उदाहरण देता हूं। देखिए, मई महीने से 18 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति वैक्सीन ले सकता है। देखिए, अब इससे पहले मीडिया ने क्या कहा था, वैक्सीन की कमी है, लाइन में जो खड़े हुए उनको नहीं मिला, उनके पास स्टॉक नहीं है। ये जो खबर है ये मीडिया में आने से पहले। देखिए, अब कितने दिन बचे हैं, इसका मतलब है कि हम टीके का उत्पादन कर रहे हैं, कितना हमने बना लिया है। तो बैक एंड में प्रशंसा करने वालों को जैसे प्रशंसा करने दीजिए, तो बैक एंड में हमारे जो हेल्थ लाइन वर्कर्स है उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। वे काफी मेहनत कर रहे हैं। खासकर इस वैक्सीन के बारे में सही संदेश को लोगों तक पहुंचाना मेरे जैसे चिकित्सकों की एक इच्छा है। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि टीकाकरण के बाद आपको जो होने वाली अलग अलग बीमारियां हो सकते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रूप से। आपने 2 खुराक लिए हैं, इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, ये संदेश सभी लोगों को जाएगा। लोग डर रहे हैं कि आप वैक्सीन लेने के बाद बीमार हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं और ऐसे ही अन्य लक्षण महसूस कर रहे हैं। क्या ये सच है? ऐसा हमने बहुत लोगों से सुना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, वैक्सीन जो है उसे लेने के बाद हम थकावट या जलन या ऐसे कुछ महसूस करते हैं, इसका मतलब यह है कि वैक्सीन काम कर रही है। अच्छा। जब एक नई चीज हमारे शरीर के अंदर जब जाती है तो आमतौर पर केवल वैक्सीन ही नहीं, जब आप एक एंटीबायोटिक लेते हैं तो बॉडी इसके लिए रिएक्ट करते हैं। ये एक साधारण बात है। मतलब अगर आप वैक्सीन लगवाने के बाद वैक्सीन से आप एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बुखार और थकान होती है, साथ ही अगले 2-3 दिन तक सक्रिय होना असंभव होता है। देखिए, एक बात है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या आप कोरोना से डरते हैं क्या? नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन तो करना चाहिए, लेकिन अगर लोगों को संदेह है तो मुझे आपसे पूछना तो पड़ेगा ही, है ना? यदि आप कोरोना से डरते हैं तो ठीक है, तो मैं आपको एक आसान शब्द में कहता हूं, अगर आप कोरोना से डरते हैं तो जरूर आपको वैक्सीनेशन से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप वैक्सीन से डरते हैं तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर आपको कोरोना से डरना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ जो लोग कोरोना से बहुत डरते हैं तो उनको जरूर वैक्सीन लेना ही पड़ेगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं सामाजिक दूरी बनाए रख रहा हूं, मैं मास्क पहन रहा हूं, मुझे बिल्कुल कोरोना नहीं होगा, ऐसे कहने वाले
लोगों को वैक्सीन के बारे में कहने के लिए ये एक उदाहरण है, क्योंकि अपने आसपास के लोगों को और अपने आप को बचाना आवश्यक है। तो किसी ने वैक्सीन लगा लिया, इसका मतलब कि जैसे कि मैंने पहले कहा, उसकी गंभीरता जब कम हो जाती है तब एक जीवन का एक मूल्य जो है वो पता चलता है। एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, ये परिवार के एक महत्वपूर्ण रक्षक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एफिकेसी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 100% सही मायने में साबित हुआ है कि वैक्सीन प्रभावी है। हम सभी को बिना चूके टीकाकरण करवाना चाहिए, ये मेरा विनम्र निवेदन है। वैक्सीन के बाद थकान और अन्य बातें, ये सब उस वैक्सीन सेंटर में ही वैक्सीन के लगाने के 30 मिनट के बाद वहां बिठा के रखते हैं, टेस्ट करते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि आप कंफर्टेबल है कि नहीं, और उसके बाद ही लोगों को छोड़ते हैं। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन इतने दिनों के अंदर। उसी प्रकार दुनिया में कहीं और के विपरीत हम यहाँ डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके वैक्सीन की दूसरी खुराक कब लेनी है। ये हमारे लिए एक गर्व की विषय है। तो वैक्सीन के बारे में मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम पहली लहर को हराने में जितना हम सक्षम हुए हैं, और अभी जो है दूसरी लहर आ गई है, और ये जो पहली लहर है उसे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों के कारण ही हराने में हम सक्षम हुए हैं। अच्छा, अब दूसरी लहर जो है, देखिए एपिडेमिक डिजीज में ये दूसरी लहर जो है ये बहुत ही कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूछे तो पहली लहर में जो जीन्स आते हैं वो म्यूटेट होते हैं। प्रत्येक संक्रमण में अलग अलग। पहली और दूसरी लहर के बीच क्या अंतर है? उनका कहना है कि कोरोना म्यूटेशन हुआ है, यहाँ तक कि अब बच्चे भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। चूंकि आप बाल कल्याण उद्योग के सदस्य हैं, अगर बच्चों को बीमारी की वैक्सीन लेने की आवश्यकता पड़ती है, इसका मतलब है कि संक्रमण नियंत्रण से बाहर हो चुका है। 100% कोरोना जो है वो भारत में नियंत्रण से बाहर नहीं हुआ है। एक बात जो है वो भारत के विषय में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, वो इसलिए क्योंकि एक बीमारी जो 1 मिनट में 100 लोगों को संक्रमित करने की शक्ति रखती है, 1 मिनट में 100 लोगों को संक्रमित करने की शक्ति, हाँ, वही भारत में एक समय में केवल 4 या 5 लोगों को संक्रमित करती है। उस हद तक हमने कंट्रोल में रखे हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने पहले से ही कहा कि ये कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि मधुमेह और रक्तचाप वाले लोगों को बहुत सतर्क रहने की चेतावनी दी थी, क्योंकि उन्हें और भी अधिक प्रतिरक्षा की आवश्यकता जरूर पड़ती है। लेकिन अब ये बच्चों को हो रहा है। ये जो है इस लहर में आपको जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि बच्चों के बीच मामले सामने आ रहे हैं। किसी भी मामले में बच्चों को आमतौर पर जो आती है, जैसे बुखार, दस्त, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सांस लेने की तकलीफ, ये तो बहुत ही कम होती है रिपोर्टेड केसेस में। रिपोर्टेड केसेस में अगर आप देखेंगे तो बच्चों में उनके जन्म के समय ही उच्च प्रतिरक्षा होती है। ठीक है। बचपन के दौरान तो जब बच्चों के बीच संक्रमण जो है वो 0 था, तो चरण 1 में सरकार ने 54 कई प्रकार की सलाह बच्चों के लिए जारी किए थे। जैसे कई प्रकार, जैसे अगर आप कहें तो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई मास्क नहीं, 2 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों के लिए मास्क, और जो पेरेंट्स बार बार बाहर जाके आते हैं उन्हें बच्चों के लिए कोई चिप्स या कोई खिलौने नहीं देना चाहिए। तो बच्चों का केसेस जब 0 था तभी 54 एडवाइजरीज, अलग अलग एडवाइजरीज अलग अलग गवर्नमेंट को देकर, अगर आप देखें तो आज तक बाल कल्याण आयोग के सदस्य के रूप में उन्हें बहुत ध्यान की जरूरत है बच्चों को। इनफैक्ट बाल कल्याण आयोग के सदस्य के रूप में इस कोरोना काल में, इसका मतलब है कि फर्स्ट पैंडेमिक से आज तक, अच्छा, मैंने पूरे भारत में तकरीबन 130 जिलों का दौरा मैंने खुद किया है और उनकी जांच की है। मैंने खुद जांच किया, यदि आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अच्छा। तो वहां के कलेक्टर द्वारा कोरोना के खिलाफ उठाए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, उस जिले के बच्चों के कुल संख्या जो है, उन्हें दिए जाने वाले पोषण के प्रकार में उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं और उनकी गतिविधियां क्या क्या है। उसी प्रकार बच्चों के लिए विशेष ओपीडी, ये नेशनल कमीशन यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार की खासियत ये है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय भी एक विशेष ओपीडी, ये विशेष वार्ड इत्यादि स्थापित करना चाहता है। ये हम पिछले साल अप्रैल से ही कह रहे हैं। 130-140 जिले का मतलब लगभग 740 जिले हैं। क्या आपने ये सुनिश्चित किया कि ये शून्य जब 0 था तभी हमने इंश्योर किया, तभी तो यहाँ तक पहुंच पाए। दहशत का कारण ये भी है कि ये बच्चों को भी फैल रहा है। हाँ, इससे डर का माहौल है। बेशक उसका जो प्रिपेयर्डनेस है, हमने उसके लिए कदम हमने उठाए हैं। मतलब पहले किसी भी शहर में जब हम जाते हैं तो वहाँ कोरोना वार्ड नहीं होता। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, वहाँ उनके लिए अलग कोरोना वार्ड नहीं होता है, बच्चों के लिए अलग ओपीडी नहीं होती है।
और बाल रोग विशेषज्ञ नियुक्त है, उसका जो दिशा निर्देश है उसे सिर्फ देने के बजाय हम उसे लोगों तक पहुंचाकर और उसके बाद हमने उन लोगों से बात की। देखिए, इस विषय में एक खासियत यह है कि आप अपने बच्चों को किस तरह के भोजन देकर बड़ा कर रहे हैं, कोरोना के बारे में आपकी राय क्या है। देखिए, ये सब हमने एक आंकड़ा एकत्रित करते हैं। अगर आज आप दूसरे विकासशील देशों को देखते हैं तो बच्चों के बीच जो कोरोना के प्रबंधन की बात आती है तो वो बहुत ही पीछे खड़े हैं। लेकिन अगर आप भारत की बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर रोज 2 लाख नए केसेस आ रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत सुरक्षित है? सर, आप जानते होंगे कि लोग निरंतर भय और दहशत से गुजर रहे हैं। देखिए, लोग डर रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। ये एक बड़ा संक्रमण है, एक पैंडेमिक है। हमने इस महामारी को एक बहुत ही स्पष्ट तरीके से हम संभाल रहे हैं अभी तक। देखिए, मैंने इस उदाहरण को इसलिए बताया कि बिहार में 30 बच्चे जो है वो पॉजिटिव टेस्ट किए गए थे। फिर कहा कि 25 बच्चे कर्नाटका में पॉजिटिव टेस्ट किए गए। पॉजिटिव कहने के 3 या 5 मिनट के बाद या हमारे पास रिपोर्ट आने के तुरंत ही वहां के जो डीपीक्यू है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, सब लोग वहां जाकर उन बच्चों के हेल्थ स्टेटस को तुरंत जांच कर एक सिस्टम अपडेशन ये चल रहा है, अलग टीम इसके लिए रखा गया है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्रिपेयर्डनेस है कि अगर ऐसी लहर दोबारा आए तो इससे कैसे निपटना है, इस बात को पिछले मार्च 31 से पहले ही हम इसे आरंभ करके आज तक इसे करते आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बच्चों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए आपके पास एक अच्छा विचार है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? आइडिया से नहीं, हमने इम्प्लीमेंट भी किया है। जिला स्तर पर हमने इसे लागू किया है। हर एक जिलों में, अगर खासकर तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में, उन सारे जिला कलेक्टरों से हमने मुलाकात करके बच्चों के लिए किस तरह का, यानी कि छात्रावासों या अनाथालयों में रहने वाले कोई भी बच्चा और माता पिता बीमारी से संक्रमित न हो, यह हमने सुनिश्चित किया है कि वो बिल्कुल किसी भी तरह से संक्रमित न हो। जमीनी स्तर पर हम ये कर रहे हैं। मैं फिर से यही कहता हूं, आप इस बात को किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि आप जमीनी स्तर पर क्या इसे अपने देखा है। आप भाषण तो दे सकते हैं कि कोरोना आया है तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं जमीनी स्तर पर उतरकर जांच करके पूरी तरह मेरे जैसे जो अधिकारी हैं, हम प्रधानमंत्री से हम प्रेरणा लेते हैं। तो हमारा काम यह है कि हमें परिणाम देना हो। और इसका मतलब क्या है? बच्चे सुरक्षित होना चाहिए। अगर बच्चे कोविड से संक्रमित होते हैं तो भी उन्हें ठीक होना चाहिए। उसी प्रकार हमने उन सभी गतिविधियों को भी सुनिश्चित किया जो बीमारी को रोकने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। अब ये जो दूसरी लहर है, आप मामलों को सिर्फ संख्या के रूप में देख रहे हैं, केसेस को नंबर्स में देख रहे हैं। हम एक एक केस को जीवन के रूप में देख रहे हैं। यानी कि 30 केस या 40 केस कहते हैं, वो सब हमारे लिए जीवन है। हम उन सब को महत्व देते हैं। उस हद तक हम इन बच्चों की ध्यान रखते हैं। जब पूरी दुनिया डर से कांप रही है, तब हमारे भारत जो है वो दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। ये मेरा कहना है। आप केवल जान के नुकसान की ही बात कर रहे हैं, पर हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब कितने सारे बेड है, किस हद तक हमने ऑक्सीजन का प्रबंध किया है, और उस प्रकार पर्याप्त बेड है। सर, सोशल मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्यों में प्रत्येक बेड पर 3 रोगी हैं। मैं बस वही कहने जा रहा हूँ। देखिए, ये सोशल मीडिया जो है ये हमारे लिए एक मनोरंजन का मंच है, बस ऐसी बात है। उसमें प्रसारित होने वाली जानकारी है वो विश्वसनीयता अत्यधिक संदिग्ध है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गुजरात में ऐसी कोई संभावना नहीं? मैं जो कहने वाला हूँ मैं उसे खत्म कर देता हूँ। देखिए, सोशल मीडिया में जब कुछ दिखाई देता है उसका मतलब यह है कि उसका जो प्रभाव है उसे हमें पहले वेरीफाई करना चाहिए, उसके बाद फॉरवर्ड करना चाहिए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम आंख बंद करके उसे आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, या फिर जान पहचान वालों से पूछते हैं कि ऐसी घटना घटी है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा हम पूछते हैं। लेकिन एग्जैक्टली 90% जो विषय है, मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, 90% का जो विषय है वो घुमाया जा रहा है, मनगढ़ंत कहानियां बताया जा रहा है। गुजरात इज अ मॉडल स्टेट। अभी भी कह रहा हूं, गुजरात इज अ मॉडल स्टेट। बेड खाली पड़े हैं और चिकित्सक भी तैयार है। आप जो कह रहे हैं वो भी सोशल मीडिया में है, मैं जो कह रहा हूं वो भी सोशल मीडिया में ही है। लेकिन हमें इनसे एक ही चीज लेना है, वो ये है कि इसमें कुछ बातें अगर सत्य भी हो तो भी हमें ये देखना है कि हमारा काम हम सही कर रहे हैं या नहीं। मतलब देखिए कि एक पैंडेमिक महामारी आया है और इसका कारण यह है कि ये संक्रमण करने वाली एक महामारी है ना। तो इसमें क्या है कि ये मॉडल ठीक नहीं है, वो मॉडल ठीक नहीं है, ऐसा कहकर हम कंपैरिजन को छोड़कर हम क्या कर सकते, ये हमारे
हमारा नॉर्मल रूटीन, हम क्या कर सकते हैं? मास्क पहन सकते हैं, सैनिटाइजर उपयोग कर सकते हैं, ऑफिस साफ रख सकते हैं। तो इस बातों का अगर हम ध्यान दें तो इस महामारी संक्रमण में ये मॉडल वो मॉडल इस तरह कंपेयर करना मुझे आइडियल नहीं लगता। एक डॉक्टर के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को सांस लेने की बीमारी है और एक व्यक्ति को खांसी है तो निकटतम जीएच पर जाएं, यही मैं कह रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया और व्हाट्सएप में बैठकर ये नहीं पूछता हूँ कि ये मॉडल गुजरात में चल रहा है और ये मॉडल छत्तीसगढ़ में क्यों बन रहा है। मैं ऐसा किसी से नहीं पूछता हूँ, क्योंकि फर्स्टली आई एम रिस्पॉन्सिबल टू सेव माई कंट्री, माई सिटीजन्स, यही सच है। आप कह रहे हैं कि बड़ा चढ़ाकर बता देखिए, रहे हैं। बड़ा चढ़ाकर से भी ज्यादा मुझे तो नहीं लगता कि इसकी अब जरूरत है भी कि नहीं। कोरोना के लिए केंद्र सरकार को लोगों के लिए जो करना चाहिए उसे जब वो कर रहे हैं तो उनके प्रयास में हमें बाधा नहीं डालना चाहिए। इससे वो नाम कमाना चाहते हैं। क्या कॉर्पोरेट्स वैक्सीन की बिक्री में रणनीति लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसलिए वे दावा कर रहे हैं कि संख्या इतनी अधिक है? एक विचार यह भी है कि वर्तमान केंद्रीय सरकार ठीक यही कर रही है। एक शिक्षित डॉक्टर को छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल एक व्यक्ति से आप इस सवाल को पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर से पूछने की कोई जरूरत है ही नहीं। कोरोना बिल्कुल फॉल्स है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप प्रूव नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ चेन्नई में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, इंडिया में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। ये संक्रमण हो रहा है। 188 देशों में 1.2 बिलियन बच्चे पिछले 3 महीनों से स्कूल नहीं गए हैं। लगभग 3 तिहानियों, मतलब हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअल, इस प्रकार के वो स्कूल नहीं गए। इस संक्रमण में कॉर्पोरेट मार्केटिंग कर रही है। मैं यही कह रहा हूं कि नहीं, उनका कहना है कि सरकार ये कॉर्पोरेट्स के राजस्व को बढ़ाने के लिए कर रही है। 2 तरह के लोग हैं, ठीक है। देखिए, इस विषय में सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक है पॉजिटिव थिंकिंग एंड स्टे द कंट्री स्टेबल, यानी कि सकारात्मक सोचकर हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। और दूसरे ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक सोचते हैं और उनका काम गलत चीजों को सामने लाना। अच्छा। अब ये दूसरे किस्म के जो लोग हैं वो भारत में बहुत ही कम है। सकारात्मक सोचने के कारण ही हमारी जो जीत हुई है। मैं डट कर कह सकता हूं कि पहला जो वेव था उसमें हमारे प्रधानमंत्री, उनके आयोगों और मंत्रालयों ने पहली लहर को इतनी अच्छी तरह से संभाला था कि मैं डॉक्टर आरजी आनंद और आप महेश आज हमारे बीच सामाजिक दूरी बनाकर हम बैठे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इसमें देखिए आपका जो जीविका है, आप खुलकर इस विषय में बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आई फील प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर। यही सच है। एक और मुख्य विषय के बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि वो ये है कि कॉर्पोरेट्स वैक्सीन बेच रहे हैं और ऐसा आपका कहना है। और जब 85 देशों ने हमसे वैक्सीन प्राप्त किए और हमें धन्यवाद दे रहे हैं, उस वक्त आप उसमें नकारात्मकता क्या है और उसे कैसे लोगों तक पहुंचाएं, उनके लिए मेरा जवाब ये है कि एक ही उपाय है कि जो लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। यही एक ही जवाब है। देखिए, लोग चाहे वो कुछ भी बात कर सकते हैं, देखिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सोने से पहले ये सोचता है कि मुझे कोविड नहीं है, परिवार में किसी को कोविड नहीं है, आज के दिन मैंने कमा लिया है, आज मैं सुरक्षित हूं। इस तरह हर एक भारतीय शांति से सो पाए। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ 4 या 5 घंटा ही सोते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। वैक्सीन के बारे में कहूं तो उसके दुष्प्रभावों से चिंतित है देश की व्यक्ति। एक छोटा सा संदेह है कि वैक्सीन लगाएं कि नहीं, लगाने के बाद बात करें कि नहीं, लगाकर ही बात करना है, डॉक्टर से ही बात करना है, ऐसा। दूसरा, वैक्सीन का साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये मैं प्रूव करके बता सकता हूं। वैक्सीन के लिए मैं वही संदेश फिर से कह रहा हूं, अगर आप कोरोना से डरते हैं तो अच्छा, निश्चित रूप से वैक्सीन आपको लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगाना बहुत ही सेफ है। देखिए, मैं इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं कि सरकार ये कर रही है या वो कर रही है, इसे मुझे साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि वैक्सीन ड्राइव बहुत लोगों तक पहुंचना है, और वैक्सीन ड्राइव पहुंचना है, इससे भी बढ़कर बहुत सी चीजें यहाँ पर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल उद्योग को ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल स्कूल के बच्चों को ही ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए। जिस हद तक आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, उसी हद तक दूसरों को भी सामाजिक जिम्मेदारी है। सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनकर इस महामारी को हम मिलकर हराएं, यही मेरा उद्देश्य है। आपको क्या लगता है ये दूसरी लहर कितना लंबा चलेगी और हम कब इस कोरोना संक्रमण से बाहर आ पाएंगे? ये दूसरी लहर, ये प्रेडिक्शन, ये सब कुछ ही
सब्जेक्ट टू इसे हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। इसे संभालने का एक एक तरीका है। देखिए हम कैसे संभाल रहे हैं। पिछले जो लहर था उसमें क्या किया हमने, लॉकडाउन की पूरी घोषणा की, अभी चरणों में डाल दिया। अभी जो मैं देख रहा हूं कि लोग बड़ी संख्या में मास्क पहने हुए हैं, इंक्लूडिंग जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी मास्क पहने हुए हैं। और लेकिन अभी भी कुछ लोगों को ये संदेश नहीं पहुंचा है कि कैसे उस मास्क का उपयोग करना है। अभी तक बहुत लोगों को ये संदेश नहीं पहुंचा है। मुझे जस्ट इसे पहनना है, एक ड्रेस की तरह इसे पहनना है, बस ऐसे ही सोच रहे हैं। लेकिन उस मास्क में हाथ रखना, मास्क को मोड़कर जेब में रखना, इस तरह के विषय जो है, तो मास्क जो है उसे हमें किस तरह से परफेक्टली रखना चाहिए, तो मास्क को इस तरह से हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसे बहुत से विषय है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जब लोगों तक पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली जब हम सरकार का सहयोग करेंगे तो ये लहर बहुत जल्द निकल जाएगा। ये तो एक लहर ही नहीं है। मेरी राय में सरकार शीघ्र कार्रवाई कर रही है। इस देश के नागरिक के रूप में हम इस लहर को नियंत्रित कर सकते हैं यदि हम अपनी राजनीति को अलग रख दें और सरकार के साथ सहयोग करें। हमने अभिनेता विवेक के निधन पर आपके सोशल मीडिया शोक संदेश को देखा। विवेक जी सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं थे, वो एक अच्छे इंसान भी थे जिसने अपने संदेश को कई तरह से लोगों तक पहुंचाया। वो वैक्सीन की अवेयरनेस बढ़ा रहे थे, जागरूकता। हाँ, उस वैक्सीन जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में उन्होंने एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि 2 डोज लेने के बाद 10 या 15 दिन के बाद ही जीरो कन्वर्शन शुरू होता है। तो ऐसे ही वैक्सीन काम करता है। इस तरह विवेक जी ने साफ कहा है उसमें। वैक्सीन लगाने से क्या मास्क नहीं पहनना है, ऐसा जब आप पूछते हैं तो उस साक्षात्कार को आपने देखा होगा। उसका इंटेंशन ये है कि विवेक जी चाहते थे कि वैक्सीन ड्राइव इंक्रीज हो जाए और अधिक से अधिक लोग सेफ जोन में आ जाएं। उनकी असामयिक मृत्यु जो है वो सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान है और उनके परिवार के प्रति अपना संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। उनके निधन को वैक्सीन से जोड़ना कुछ, इनफैक्ट अगर विवेक जी जिंदा होते तो इस तरह के सामाजिक विचारधारा का वो समर्थन नहीं करते। ये विवेक जी बिल्कुल नहीं करते। इसके जो लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, ये विवेक जी के प्रति और उनके विचारधारा के प्रति एक अन्याय है। क्योंकि एक सामाजिक विचारक सामाजिक चिंतन से अपनी राय दे रहे हैं, उसका एक गलत मतलब निकाल रहे हैं। एक डॉक्टर के नाते मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं। सो इसलिए 100% वैक्सीन और उनकी मृत्यु के बीच कोई संबंध नहीं है। इस यात्रा को इस विश्वास के साथ जारी रखें कि हम इस बार भी कोरोना से आगे निकल जाएंगे। आपने हमारे आत्मविश्वास को प्रेरित किया है, लोगों की शंकाओं को आसान शब्दों में बताया है। हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया डॉक्टर। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, जल्द ही एक अन्य मेहमान के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।